हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय क्लास अगेन। आज हम सब डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। लास्ट क्लास में, लास्ट की जो 2 क्लासेस हुई हैं, इसमें हमने क्या क्या सीख लिया कि किस तरह से हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए हैं, और साथ ही साथ में इनकी डिस्कवरी के बाद लोगों के मन में जो धारणाएं थी एटम्स वगैरह को लेकर कि एटम कैसा दिखता होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और भी कई सारी चीज़ें, इन सब के बारे में भी हमने जो अटेम्प्ट्स हुए थे इन्हें सॉल्व करने के लिए वो भी सीख लिए। जैसे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या था, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या था, ये सारी चीज़ें हम सब ने डिस्कस कर ली हैं। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल्स के ड्रॉबैक्स के बारे में। ठीक है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक यानी ये किस वजह से फेल हो गया, ये क्या कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रदरफोर्ड सर ने ये बोला था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करेगा, वो भी हाई वेलोसिटी से, जिस कारण से उसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी और धीरे धीरे उसका पाथ छोटा होते जाएगा और एट लास्ट वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, मतलब उसका फॉल आउट हो जाएगा न्यूक्लियस में, और एटम आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक, मतलब रदरफोर्ड सर का जो मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू सारी चीज़ें चेक की थी। अब देखिए ओवरऑल एटम का उन्होंने एक काफ़ी ठीक ठाक रफ स्ट्रक्चर तो हमें बना के दे दिया था, लेकिन अब उनके मॉडल में ये जो एक कमी रह गई थी कि हमें इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव करवाना है कि उसकी एनर्जी लॉस ना हो। समझ में आ गई ना बात। तो ये कैसे होगा, इस चीज़ को समझाया नील्स बोर ने। तो हम सभी चलिए स्टार्ट करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। एकदम ध्यान से आप अपना पूरा का पूरा फोकस क्लास पे बनाए रखिएगा, वरना एक भी चीज़ आपको समझ में आने वाली नहीं है। बिकॉज आप देख रहे हैं पिछली 2 क्लासेस से कि सब कुछ कैसा एकदम रिलेटिव है, रिलेट कर रहा है सब कुछ एक दूसरे से, इसीलिए रिवीजन भी आपको प्रॉपर करते रहना होगा। अब देखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल में बोर सर ने क्या बोला, पहले तो इन्होंने रदरफोर्ड सर का थोड़ा सपोर्ट किया। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में जो ये बातें बोली गई थी कि एटम के पास एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, मींस उसका पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे से रीजन में कंजर्व रहता है, इस बात को उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि बस कमी क्या बच गई थी कि हमें इलेक्ट्रॉन को इस तरह से चक्कर लगवाना है कि वो अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करे। तो बोर सर ने इस चीज़ को देखिए कैसे सॉल्व किया। बोर एटॉमिक मॉडल का पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। बोर सर ने ये बोला ना कि इलेक्ट्रॉन ना ऐसे ही किसी भी सर्कुलर पाथ पे चक्कर नहीं काटने लगता है न्यूक्लियस का, बल्कि एटम्स के अंदर कुछ स्पेशल वीआईपी, समझ में आ गई ना बात, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। ठीक, इन ऑर्बिट्स को, जो ये स्पेशल ऑर्बिट्स थी, इन ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम क्या दिया, शेल नाम दिया। समझ में आ गई बात। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट या फिर शेल कहते हैं। जैसे ये तो हो गया कौन, आपका न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के किनारे किनारे ये जो आप शेल देख रहे हैं, ये सर्कुलर पाथ देख रहे हैं, इन सर्कुलर पाथ्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं ऑर्बिट या फिर शेल्स। बात आ गई समझ में। तो बोर सर ने बोला ना कि ये कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होती हैं जिनके अंदर जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, तो उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती है। मतलब एटम के अंदर वही ऑर्बिट्स केवल अलाउ होती हैं, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स, जिनमें जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा तो उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी, ना ही वो एनर्जी को गेन करेगा और ना ही एनर्जी को रिलीज करेगा। मतलब ना तो किसी से एनर्जी लेगा ना किसी को एनर्जी देगा। इस पूरी ऑर्बिट में चक्कर काटने के दौरान उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, बिल्कुल भी लॉस गेन नहीं होगी। तो किस में, ऑर्बिट में या फिर शेल में। समझ में आ गई बात। इसीलिए उन्होंने इसे क्या कहा, स्पेशल बोला कि ये कुछ स्पेशल टाइप की ऑर्बिट होती हैं। समझ में आई बात। अब देखिए इन ऑर्बिट्स को उन्होंने शेल्स नाम दिया। तो हम ना शेल्स को डिनोट कर सकते हैं, जैसे न्यूक्लियस के पास जो ये फर्स्ट ऑर्बिट आपको दिखती है ना, इसे हम लोग कहते हैं के शेल। क्या बोलते हैं, के शेल। इसके बाद ये जो आपको सेकेंड वाली ऑर्बिट दिख रही है, इसे हम लोग एल शेल बोलते हैं। ठीक है, के के बाद कौन सा, एल शेल। इसके बाद देखिए इसी तरह से यहाँ पे एक और ऐसी बड़ी सी ऑर्बिट होगी जिसका नाम क्या होता है,
एम शेल, तो ये वाली कौन सी होती है हमारी एम शेल, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ KLM। और इसके बाद ना आपकी एक और ऐसा सर्कुलर पाथ पाया जाएगा इसी के चारों तरफ में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एन शेल। तो KLMN आगे भी होते हैं एंड सो ऑन, बट हमें मेनली इन्हीं चार की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो KLMN ये शेल, ये ऑर्बिट्स आप देख रहे हैं ना, बोर सर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ऐसे स्पेशल पाथ हैं जिनमें जब इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर काटेगा तो उसकी एनर्जी जरा सी भी लॉस नहीं होगी। बात आ गई ना आपको समझ में। इस तरह से देखिए इन्होंने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का जो ड्रॉबैक था उसको एकदम सॉल्व कर दिया कि आखिर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो लॉस क्यों नहीं होगी। समझ में आ गई बात। अब आगे देखिए इन्होंने ना कुछ और भी इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड किया अपने बोर्स एटॉमिक मॉडल को, और इन्होंने क्या बोला कि ये जो देखिए आपकी K वाली सेल है ना, इसे हम लोग N = 1 भी कह सकते हैं, जहाँ पे N जो है ना स्मॉल n यहाँ पे आपका किसे डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को। ये किसे डिनोट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को। समझ में आ गई बात। या फिर हम नंबर ऑफ शेल भी इसकी जगह कह सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिट और शेल तो एक ही बात है, तो नंबर ऑफ शेल को ये डिनोट करता है। ठीक, अब देखिए इसी तरह से L वाला जो शेल है इसे आप N = 2 बोल सकते हैं। ठीक, मतलब N = 1 बोले तो आप इसे K शेल बोलेंगे, N = 2 बोले तो आप इसे L शेल बोलेंगे, अगर N = 3 बोले तो आप इसे M शेल बोलेंगे, और अगर आपके सामने N = 4 नाम ले रहा है तो आप इसे N शेल बोलेंगे। KLMN वो शेल है, स्पेशल पाथ है जिनमें इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी लॉस नहीं करेगा। ये था हमारा क्या, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब देखिए रदरफोर्ड सर के मॉडल की यही तो एक कमी बची थी जिसे बोर सर ने एकदम पूरी कर दी। समझ में आ गई बात। कोई और एक्स्ट्रा ड्रॉबैक यहाँ पे उनके मॉडल का नहीं बचा। अब आगे देखिए यहाँ पर ये मैटर तो आपका सॉल्व हो गया था कि एटम आखिर कैसा दिखता होगा, एटम स्टेबल किस टाइप से रहता होगा। लेकिन ना एक और थोड़ा सा फर्दर अप्रोच में अगर आपको बताऊं, जिसे आप अपनी आगे 11th क्लासेस वगैरह में पढ़ेंगे, एक चीज़ यहाँ पे लोगों ने देखा कि इतने सारे अरेंजमेंट के बाद भी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी वगैरह का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था वो सब हमने जब कर दिया, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहेगा ये सब अरेंज कर दिया, फिर भी एटम अनस्टेबल था। ठीक है, मतलब एटम को किसी चीज़ की कमी अब भी खल रही थी, और वो कमी जानते हैं आप लोग क्या थी? वो कमी थी ना एक और एक्स्ट्रा पार्टिकल की, जिसका नाम था न्यूट्रॉन। साइंटिस्ट को ऐसा फील हुआ कि यार एटम अभी भी अनस्टेबल है, मतलब इसके अंदर ना कोई एक और पार्टिकल पाया जाना चाहिए। समझ में आई? तो इस जो ये आपका डाउट था, इस चीज़ ने लीड किया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की तरफ साइंटिस्ट को, और फाइनली साइंटिस्ट ने हमारे न्यूट्रॉन को खोज ही निकाला। ठीक, हमें मालूम है एटम के अंदर कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अभी तक हमने दो के बारे में तो सीख लिया था, एक कौन था आपका इलेक्ट्रॉन, और दूसरा आपका कौन सा था, प्रोटॉन। लेकिन तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल जो आपका होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो अब हम लोग ना उसी न्यूट्रॉन के बारे में चलिए सीखते हैं। तो हम सभी हेडिंग नोट करेंगे अपनी कॉपी में, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और अब देखेंगे कि इसे खोजा किस तरह से गया। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं हम लोग बड़े आराम से। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चैडविक, जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे। ये देखिए क्या कर रहे थे, इन्होंने ना ऐसे एक बेरिलियम की शीट ले रखी थी कुछ इस टाइप की। तो ये बेरिलियम की थिन शीट थी, समझ में आई बात। और इस बेरिलियम की थिन शीट पे मैं ये लिख देता हूँ पहले किसकी शीट है, बेरिलियम की। ये क्या करवा रहे थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बॉम्बिंग करवा रहे थे। जैसे आपने रदरफोर्ड सर के एक्सपेरिमेंट में देखा ना अल्फ़ा स्कैटरिंग में, कि वो तेज़ी से अल्फ़ा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल की तरफ भेज रहे थे, उसी तरह से जो जेम्स चैडविक थे ना, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स को बेरिलियम की शीट पे बॉम्बिंग करवा रहे थे, मतलब बहुत तेज़ी से छोड़ रहे थे। समझ में आ गई बात आपको। तब हुआ क्या, जब इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल की बॉम्बिंग करवा दी यहाँ पे इस बेरिलियम की शीट के ऊपर, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे एक नए टाइप का एटम बन जाता है। नए टाइप का एटम क्रिएट हुआ, जो कौन था, कार्बन। प्लस उस नए एटम कार्बन के साथ में ना एक नए टाइप का पार्टिकल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, जिसका सिंबल उन्होंने कुछ ऐसा दिया, 0n1। ठीक है, इस पार्टिकल की क्वालिटीज़ क्या क्या थी। ये जो पार्टिकल था आपका, इस पर जो चार्ज की वैल्यू अगर हम देखें तो चार्ज की वैल्यू कैसी थी, 0। मतलब ओवरऑल ये आपका कैसा पार्टिकल था,
न्यूट्रल पार्टिकल था, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर हम इसकी मास की वैल्यू देखें तो देखिए इसके पास मास था, इसके पास मास था और कितना मास था, लगभग 1 यूनिट के बराबर। तो इस पर चार्ज तो 0 था लेकिन मास 1 यूनिट के बराबर था। तो इस नए पार्टिकल का जो नाम रखा गया वो रखा गया क्या, न्यूट्रॉन। और ये जो न्यूट्रॉन नाम इसका रखा गया ये इसके न्यूट्रल कैरेक्टर से इंस्पायर होकर रखा गया, समझ में आ गई बात। तो अब देखिए ओवरऑल अब आपको एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पता चल चुका है। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब वो पार्टिकल्स जो हर एक एटम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम इन्हें क्या नाम देते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब देखिए आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से। पहला फंडामेंटल पार्टिकल जो हमने देखा था उसका नाम था इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता था, 1.6 × 10⁻⁻19 के बराबर। और ये तो क्या था, इसका चार्ज था C। और अगर हम इसका मास देखें तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम्स के बराबर। जो चार्ज और मास की वैल्यू है ना फंडामेंटल पार्टिकल्स के, ये आपको याद में रखनी होगी एकदम, क्योंकि ये आपके काम की होती है, यूजफुल होती है। अब देखिए जो आपका सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल था इसका नाम क्या था, प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता था, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्स के बराबर। और इसका मास अगर हम देखें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर, ठीक है। ये भी वैल्यू आपको याद रखनी होगी। और तीसरा जो आपका फंडामेंटल पार्टिकल है यानी कि पार्टिकल नंबर 3 वो अभी हमने खोज निकाला, इसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो इस पर देखिए चार्ज कितना होता है, 0 कूलॉम्स के बराबर। कूलॉम क्या होती है, चार्ज को मेजर करने की यूनिट होती है, ठीक है। आप तब से हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हैं ये कूलॉम क्या है। जैसे आप चीनी वगैरह शुगर वगैरह किलोग्राम में मेजर करते हैं, अपनी हाइट को फीट और इंचेस में मेजर करते हैं, वैसे कूलॉम यानी चार्ज जो होता है ना आपका उसे कूलॉम में मेजर किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। मास की अगर हम लोग बात करें न्यूट्रॉन के ना तो देखिए इसका जो मास होता है ये यहाँ पे मैंने 1 यूनिट लिखा है। तो ये जो 1 यूनिट है ना मतलब इसके पास कहने का मतलब है मास होता है। 1 यूनिट इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इसके पास कुछ ना कुछ मास है। लेकिन अगर एक्चुअल में हम इसका मास देखें तो ये लगभग 1.67। अब देखिए ये 1.67 जो वैल्यू है ना वो लगभग 1 के ही बराबर है, इसी वजह से मैंने यहाँ 1 यूनिट आपको बोला। इनटू में 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर इसका भी मास होता है। मतलब जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। समझ में आ गई बात। ये सारी वैल्यूज़ जो यहाँ पे आपको मैंने लिख के दिखाई और चार्ज और मास वगैरह के तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए ये आपको एकदम ध्यान में रखनी है। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है क्योंकि भूलेंगे तो हो जाएगी गड़बड़ी, ठीक है। अब इतना जब आपने सीख लिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारे किस तरह से डिस्कवर किए गए, किस टाइप का एटम दिखता था, लोगों ने इस चीज़ को भी समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की। थॉमसन सर ने, रदरफोर्ड सर ने, फाइनली बोर सर ने इस चीज़ का डाउट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर दिया और न्यूट्रॉन वगैरह पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई। तो अब हम लोग कुछ और नए जो हमारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ वर्ड्स जो आप फाइनली सुनेंगे यूज़ करते टाइम, जब भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ेंगे उसमें यूज़ होंगे आगे। ये कौन कौन से हैं? एक वर्ड तो आप सुनेंगे, क्या चीज़? एटॉमिक नंबर, ठीक है। एक वर्ड आप क्या सुनेंगे? एटॉमिक नंबर। और दूसरा जो एक कॉमन वर्ड आपको सुनाई पड़ेगा वो क्या होगा? मास नंबर। बात आ गई समझ में? चलिए दोनों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता क्या क्या है। तो देखिए एटॉमिक नंबर को आप याद रखिए, सबसे पहले हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और मास नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अच्छा, आपको ये मालूम है कि अगर हम लोग देखें एटम के एक रफ स्ट्रक्चर के बारे में तो ये एटम का न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के किनारे किनारे ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं जिन्हें बोर सर ने बताया स्पेशल ऑर्बिट्स या फिर शेल्स, ठीक।
इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? इसके अंदर आपका E+ यानी प्रोटॉन रहता है और इसके अलावा इसमें 0n1 यानी न्यूट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स आपके इस शेल्स में, बाहर के ये जो शेल्स हैं ना, इनमें रहते हैं। तो ये कौन है? आपके इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बातें आपको मालूम चल गई ना। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा आसान है हमारे लिए। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? तो देखिए किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, क्या बोला मैंने? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब अगर हम एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन देना चाहें तो हम क्या बोलेंगे कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is known as atomic number of that atom। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई पर्टिकुलर एटम है जिसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 5 प्रोटॉन्स हैं, तो इस एटम का जो एटॉमिक नंबर यानी Z होगा ना, वो भी कितना होगा? 5 होगा। बात आ गई आपको समझ में? तो मतलब अब आप फाइनली एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus। समझ में आ गई ना बात? यानी कि मैं यहाँ से अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ Z इज इक्वल्स टू किसके होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। क्या ये बात गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ लगे हाथ यहीं पे आपको और बता देता हूँ। आपको मालूम है एटम हमारा कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में बताई थी। एटम के न्यूट्रल होने का रीज़न ये होता है कि एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि पॉजिटिव चार्ज है इस पर +5 और नेगेटिव चार्ज कितना है? -5, तो देखिए आप 5 - 5 कितना होता है? 0। मतलब नेट चार्ज जो है एटम के ऊपर वो कितना होगा? 0, यानी कुछ भी नहीं, न्यूट्रल। तो इसका मतलब ये ना कि अगर आपका एटम कैसा है? न्यूट्रल है। अगर आपका एटम न्यूट्रल स्टेट में है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। कब? जब आपका एटम न्यूट्रल होता है। और अगर एटम के ऊपर आपके कोई चार्ज आ गया, जैसे मान लीजिए एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया या एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर आ गया, तब तो ये आपका न्यूट्रल बचा नहीं। क्या ये अभी भी न्यूट्रल है आपका? तो आप बोलेंगे ये अब न्यूट्रल नहीं है। तो इस समय जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि Z है, Z मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होगा। समझ में आ गई बात? अगर आपका एटम न्यूट्रल है तब आपका Z इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। अगर एटम न्यूट्रल नहीं है, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तब आपका Z यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। अब चलिए इस चीज़ को समझते हैं क्यों। आपको मैंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ाया था आयंस के बारे में, और आपको मैंने बताया था कि आयंस कब फॉर्म होते हैं? जब मैं एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूँ या एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देता हूँ। समझ में आई? मतलब एटम के अंदर जब भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और एटम के ऊपर जब कोई चार्ज प्रेजेंट हो जाता है तो मैं अपने एटम को क्या नाम दे देता हूँ? आयन नाम दे देता हूँ। सही है ना? अगर आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है उसके अंदर तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, और अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए अभी तक जब तक आपका एटम न्यूट्रल था आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर थे। मान लीजिए कि 5 प्रोटॉन्स थे तो 5 ही क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स भी थे। लेकिन अब आपने क्या किया ना कि एटम को नेगेटिवली चार्ज बना दिया। नेगेटिवली चार्ज ये कब बना होगा? जब आपने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए होंगे। मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो अब तो देखिए नंबर ऑफ
ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए ना, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी 5 ही है। तो इसका मतलब इस केस में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर नहीं रहेंगे। किस केस में, जब आपका एटम चार्ज होगा, ठीक। सिर्फ न्यूट्रल केस में ये दोनों बराबर होंगे, ध्यान में रखनी है आपको इस बात को। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप ना एटम से इलेक्ट्रॉन्स को ही इजीली निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर एटम की बात करूं तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन्स को तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस में से निकालना आसान नहीं होता है। इसके लिए हमें बहुत ही टफ मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं ना कि हम एटम के अंदर से प्रोटॉन को रिमूव नहीं करा सकते। बात आगे समझ में, एकदम समझ में आ गई होगी। तो चलिए, ये हमने सीख लिया हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट, जो क्या होता है Z मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो कि किसी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ओके, अब हम लोग समझ लेते हैं मास नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, व्हाट इज मास नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। लेकिन मास नंबर मतलब ये कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस जितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं मेरे, मास नंबर कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। मतलब अगर मैं इनकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो कैसे बोलूँगा कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स present inside the nucleus of an atom is known as mass number of that atom। बात आ गई ना आपको समझ में। मतलब कि ये कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनका सम क्या कहलाता है मेरे लिए, मास नंबर के बराबर। यानी कि अगर मैं A यानी मास नंबर को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ किसका, प्रोटॉन्स यानी P प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी 0 and 1। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। और देखिए, मैं इसे एक और नाम से जानता हूँ, मास नंबर को हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन के नाम से भी जानते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन के नाम से। समझ में आ गई बात। न्यूक्लियॉन कब हम बोलते हैं, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक साथ लिख रहे होते हैं, तो उस समय हम इन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। समझ में आ गई ना बात आपको। अब जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, मान लीजिए किसी भी पार्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस में आपके 5 प्रोटॉन्स हैं और आपके 7 क्या है इसमें, न्यूट्रॉन्स यानी 0 and 1 पार्टिकल्स हैं। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए इस एटम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है ना, वो क्या होगा आपका 5 के बराबर। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर मेरा क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि इसमें कितने हैं, 5 है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसी पर्टिकुलर एटम का मास नंबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे इसका मास नंबर होगा 7 + 5 यानी कि कितने के बराबर, 12 के बराबर। समझ में आ रही ना बात। क्योंकि आपको मालूम है मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। इज दैट क्लियर, एकदम क्लियर हो गया होगा। और देखिए, अब इस बेसिस पे ना हम अपने किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, उसे जिस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, वो एटॉमिक नंबर और मास नंबर की हेल्प से ही किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा होगा किसी एलिमेंट का, तो वो हम कैसे करते हैं, उस एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं सबसे पहले। ये क्या है, एलिमेंट का सिंबल है, जिसका डिस्कशन हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में किया था। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके फुट पे इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Z लिखते हैं, और इसके हेड पे इसका मास नंबर यानी कि A लिखा जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आई होगी मुझे लग रहा है, लेकिन देखिए आपने ऐसे रिप्रेजेंटेशन देखे होंगे, जैसे 11 Na23, इस तरह से आपने लिखा देखा है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस तरह से लिखा हुआ है जो ये, इसका मतलब ये है कि देखिए Na किसका सिंबल होता है, सोडियम का, यानी कि ये एलिमेंट आपका कौन सा डिनोट कर रहा है, सोडियम एलिमेंट है।
11 यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, नीचे। इसका मतलब ये 11 क्या है, सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। और 23 क्या है, इसका मास नंबर है। यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि सोडियम के न्यूक्लियस में टोटल कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो वो 23 के बराबर है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, और यहाँ से अगर मैं आपसे एक छोटी सी प्रॉब्लम ऐसे देखिए डिस्कस कर ले रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 11Na23 के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, तो आप कितने बोलेंगे, 23। आप कितने बोलेंगे, 23। नहीं, प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं, 11 है। समझ में आ गई बात, क्योंकि आपको क्या मालूम है, नीचे Z लिखा होता है, याद रखना होगा, और Z मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि इस सोडियम एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो अब आप क्या बोलेंगे, 23। अब भी आप गलत हैं, क्योंकि ये जो 23 लिखा है ना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के लिखा गया है। ठीक, तो देखिए जब भी आपको किसे फाइंड करना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, आप क्या करेंगे, जो आपका मास नंबर है A, उसमें से हटा देंगे किसे, Z को, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। अब जाहिर सी बात है, देखिए ये क्या है, दोनों मिला के लिखा हुआ है, इसमें से सिर्फ प्रोटॉन को हटा दीजिए, तो जो बचा वो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये कुछ ऐसा ही है कि कोई मेहमान आए आपके घर में और आपको 500 रुपये दे दे और बोले कि इसमें तुम्हारे भाई का 100 रुपये है, बाकी जो बचा वो तुम्हारा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने 500 में से अपने भाई का 100 रुपीज़ हटा दिया, तो जो बचा वो सब क्या है, आपका, यानी बचा कितना, 400, वो आपका है। तो उसी तरह से 23 ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिला के है। प्रोटॉन कितने हैं, 11, तो इसमें से प्रोटॉन हटा देंगे तो जो बचा सिर्फ वो क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, 23 माइनस में 11 के बराबर, 23 माइनस 11 के बराबर। और अब जब आप इसमें से हटा देंगे कितना, 11, तो देखिए यहाँ से जो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि 0 and 1 बच के आएगा, वो कितना आएगा, 12 के बराबर। तो ये हमें पता चल रहा है यहाँ से कि सोडियम के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 12 न्यूट्रॉन्स हैं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों मिला के कितने हैं, 23 हैं, और सिर्फ प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। ठीक है, देखिए इसी छोटी सी चीज़ से आपको कितनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे मिल गई। तो इन सारी इन्फॉर्मेशंस को एकदम आप ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए था हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसका, एटॉमिक नंबर और मास नंबर का। इसके पहले अभी जस्ट हमने क्या डिस्कस किया, बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की कमियों को दूर किया गया। और अब मैं आपको ना एक और बड़े अच्छे से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम क्या होता है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। और ये ना हमसे एग्जाम में भर भर के एकदम पूछा जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले एटॉमिक नंबर और मास नंबर इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट होता है आइसोटोप्स और आइसोबार्स का, ये आपका रिलेट करता है किसके साथ में, इसी दो कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तो सबसे पहले देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आइसोटोप्स के बारे में, और फिर हम लोग इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, आइसोबार्स के बारे में। ठीक है, दो बातें। देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो हम बोलेंगे ना, सुनिएगा ध्यान से, वो एटम्स मतलब हम डिफरेंट एटम्स की बात कर रहे हैं, वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर यानी Z कैसा होता है, सेम होता है, लेकिन उनका मास नंबर यानी कि A कैसा होता है, डिफरेंट होता है। तो A यानी A कैसा हो, डिफरेंट हो, Z कैसा हो, सेम हो, वो एटम्स आपस में क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं। समझ में आ गई ना बात। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो देखिए 1H1, अब तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा है। H यहाँ पे किसका सिंबल होता है, हाइड्रोजन का। तो हमें पता चल रहा है एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन का एटम है जिसमें एक प्रोटॉन है और एक क्या है इसमें, न्यूट्रॉन। तो एक ही प्रोटॉन है, ऊपर भी समय मास नंबर भी इसका 1 है और एटॉमिक नंबर भी इसका क्या है, 1 ही है। दूसरा आपका देखिए क्या, 1H2, ये दूसरा एटम, और तीसरा 1H3। बात आ गई ना समझ में। देखिए ये तीन डिफरेंट एटम्स हैं यहाँ पे, लेकिन आप इसमें एक चीज़ देख रहे हैं,
नीचे मेरा क्या लिखा होता है Z, ऊपर मेरा क्या लिखा होता है A। देखिए मैंने ऐसे बताया था ना, ZXA, X क्या होता है सिंबल, Z जो नीचे लिखा होता है वो Z और ऊपर जो लिखा होता है वो A। तो देखिए यहाँ पे सिंबल ये Z और ये A। आप देख रहे हैं कि इन तीनों डिफरेंट एटम्स में जो आपका नीचे का Z है वो कैसा है, सेम है, और ऊपर जो मास नंबर लिखा हुआ है वो कैसा है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर Z कैसा है, सेम, लेकिन A कैसा है, डिफरेंट। तो मैं बोलूँगा ये तीनों एटम्स आपस में क्या हैं, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। बात आ गई ना समझ में। और ये बहुत ही फेमस आइसोटोप्स हैं, दे आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, जिसमें से आपको नाम भी याद रखना होगा। ये जो फर्स्ट आइसोटोप होता है ना, इसका नाम होता है प्रोटियम। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रोटियम के नाम से। सेकेंड वन ये जो मेरा है 1H2, इसे हम लोग कहते हैं ड्यूटीरियम। क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम बोलते हैं। और ये जो थर्ड वाला है ना हमारा ये 1H3, इसे हम लोग ट्राइटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। तो इसी वजह से देखिए कभी कभी हम लोग ड्यूटीरियम को 1D2 ऐसे भी लिख के डिनोट करते हैं इसी को, और कभी कभी ट्राइटियम को हम लोग 1T3 इस तरह से भी लिख के डिनोट करते हैं। तो ये दोनों बातें सेम ही है, चाहे 1H3 लिखिए आप, चाहे 1T3 लिखिए। T फॉर ट्राइटियम, D फॉर ड्यूटीरियम। बात आ गई होगी आपको समझ में। तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे किसके, आइसोटोप्स के। इसी तरह से देखिए कुछ और भी आइसोटोप्स हमारे सामने होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हमारे कुछ अदर आइसोटोप्स हो सकते हैं, जैसे 17 आपका 17Cl35 और 17Cl37। ये दोनों आपके क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं। समझ में आ गई बात। क्योंकि देखिए यहाँ पे Z आपका कैसा है, सेम है। A यानी कि मास नंबर आपका कैसा है, डिफरेंट है। तो ये दोनों आपके किसके आइसोटोप्स हो गए, क्लोरीन के आइसोटोप्स हो गए। समझ में आ रही ना बात, बिल्कुल समझ में आएगी भाई, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा दिमाग लगाने वाला तो है ही नहीं। अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं किसका कॉन्सेप्ट, आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से। ये सब तो आपको समझ में आ ही गया होगा बढ़िया से। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स तो हमने समझ लिए। देखिए वो एटम्स, अब मैं आपको ध्यान से सुनिएगा, वो एटम्स जिनका Z यानी कि एटॉमिक नंबर कैसा हो, डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर कैसा हो, डिफरेंट हो, लेकिन उनका मास नंबर यानी कि A ये कैसा हो, सेम हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। ये जस्ट आइसोटोप्स का उल्टा होते हैं। देखिए आइसोटोप्स में Z सेम था, A डिफरेंट था, लेकिन आइसोबार्स में Z डिफरेंट होता है, Z डिफरेंट होता है, और A आपका कैसा होता है, सेम होता है। समझ में आई बात। जैसे देखिए एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें इसका कि आइसोबार्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो 6C12, यहाँ पे आपका 6C ऐसे 14 बोलते हैं, 6C14 और 7N14, ठीक है। 6C14 और 7N14 ये दोनों देखिए आपस में क्या है, आइसोबार्स हैं। दोनों दो डिफरेंट एटम्स हैं, लेकिन इनमें देखिए क्या है, Z इनका डिफरेंट है, यानी Z कैसा है, अलग अलग है, बट इनका A यानी कि मास नंबर कैसा है, सेम है। तो इसी वजह से मैं इन दोनों एटम्स को क्या बोल रहा हूँ कि ये एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। बात आ रही ना आपको समझ में। इसी तरह से देखिए अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं आइसोबार्स का, तो 20Ca40 यानी कैल्शियम और 18Ar40 यानी कि आर्गन, ये दोनों भी देखिए आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोबार्स होते हैं, बिकॉज इनके भी Z डिफरेंट हैं और A यानी कि मास नंबर कैसे हैं, सेम है, सिमिलर है एक दूसरे के, ठीक। तो अब देखिए आपको करना क्या है ना, कि जब आप आइसोटोप्स और आइसोबार्स का ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ चुके हैं, तो इससे आपको याद रखना होगा विद एग्जाम्पल कि कौन आइसोटोप होता है, कौन आइसोबार होता है। दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिए दोनों के, जो आपको अच्छे से याद रखने होंगे, बिकॉज एग्जाम में ना आपसे इन्हें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताइए आइसोटोप्स क्या होते हैं, विद एग्जाम्पल बताइए, आइसोबार्स क्या होते हैं, विद एग्जाम्पल बताइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता
होता है, एकदम धाकड़ कॉन्सेप्ट होता है, याद रखिएगा। चांद तारे यहाँ पे एकदम स्टार स्टार लगा लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब एक बार ये एंटर मार गया आपके लाइफ में ना, तो अब आप हर साल इसको सुनते ही जाएंगे। 10th में भी सुनेंगे, 11th में भी सुनेंगे, अभी 9th में ही पढ़ते पढ़ते कितनी बार इसे सुन लेंगे, 12th वगैरह में भी तो सुनते ही रहेंगे इसको, ठीक है। तो इसी अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ आज की क्लास को हम अपने स्टूडेंट्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट स्टिल अब भी बच जाता है तो आप लाइव चैट कमेंट सेक्शन में इसे हमसे तुरंत का तुरंत डिस्कस कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री हैं इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। और आपको आगे क्या करना है कि जो भी चीज़ें मैंने अब तक आपको पढ़ा दी हैं उसको अच्छे से रिवाइज करते रहना है, सब कुछ एकदम प्रॉपरली नोट्स अपने बनाते रहने हैं और कुछ भी भूलना नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आप भूले वहीं पे आप औरों से पिछड़ जाएंगे, लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, तो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो इतना काम आप लोग करके रखिए। टिल देन मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।